हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल पायनियर एजुकेशन एकेडमी। आज की वीडियो में हम जानेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में, जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है। तो जैसा कि हम सभी ने मुगल साम्राज्य के बारे में सुन रखा है कि मुगल साम्राज्य कैसे मुगल आक्रमणकारी हमारे देश भारत में आए और इन्होंने यहाँ की विविधताओं को समेटते हुए, हम जानते हैं कि उस दौरान भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य मौजूद थे, उनकी अलग अलग संस्कृतियां मौजूद थी, तो उनको समेटते हुए एक एकीकृत साम्राज्य का निर्माण किया और लंबे समय तक भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। हम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत देखते हैं कि वहाँ दिल्ली सल्तनत के शासक थे, कुछ समय के लिए पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना शासन स्थापित करते थे, लेकिन फिर थोड़े समय के बाद में वहाँ विद्रोह शुरू हो जाता था और वो क्षेत्र उनके नियंत्रण से बाहर हो जाता था। लेकिन हम यहाँ एक निरंतरता देखते हैं। तो मुगल साम्राज्य, ये मुगल दो वंशों से संबंधित थे, दो वंश से अपना संबंध रखते थे। पहला मंगोल, हमने इसमें एक नाम सुना होगा चंगेज खान का। तो ये अपने माता के साइड से चंगेज खान के वंश से संबंधित थे। तो दूसरा अपने पिता के साइड से, अपने पिता की तरफ से ये संबंधित थे तैमूर वंश से। आपने शायद इसका नाम सुना होगा, तैमूर लंग की कहानी आपने सुनी होगी। तो ये इसे संबंधित रखते थे। लेकिन हम एक जो चीज यहाँ पर देखते हैं वो ये कि ये स्वयं को तैमूर वंश से जोड़ने में गर्व महसूस करते थे। क्यों? क्योंकि चंगेज खान नरसंहार से जुड़ा हुआ था। तो दूसरी ओर तैमूर ने 1398 में दिल्ली पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था, तो ये इन्हें गर्व की अनुभूति देता था। तो यही कारण था कि मुगल स्वयं को तैमूर वंश से संबंधित करते थे। अब हम यहाँ पर मुगल जो शासक थे उनके सैन्य अभियानों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो मुगल शासक हमारे भारत में आया उसका नाम था बाबर, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही छोटी आयु में 12 वर्ष में फरगना राज्य का शासक बना दिया गया। उसके बाद यह भारत में 1526 में यह भारत पे इंटर करता है, जहां इसका मुकाबला, जहां इसका युद्ध होता है पानीपत में इब्राहिम लोदी के साथ में, और उसे बाबर को यह युद्ध में विजय प्राप्त होती है और ऐसे में ये भारत का शासक पे स्थापित होता है। तो इसी क्रम में इसने जो युद्ध किए हैं उसे हम देख लेते हैं। कौन कौन से इसने युद्ध यहाँ पर किए हैं, तो हम इसे न्यूमेरिक्स के फॉर्म में देख सकते हैं। प से पानीपत, खा से खानवा, च से चंदेरी और घ से खाघरा। यहाँ पर इसे युद्ध करना पड़ा था राणा संगा से, उसमें भी इसे विजय प्राप्त हुई। चंदेरी और घाघरा के विजय में भी, युद्धों में भी इसने विजय प्राप्त की और अपने को यहाँ का एक शासक के रूप में स्टेब्लिश किया। और दिल्ली तथा आगरा के आसपास के क्षेत्रों पर इसका जो साम्राज्य है वो विस्तारित हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस युद्ध में इसके विजय प्राप्त करने का जो मुख्य कारण था वो था तोप खानों का और गोलीबारी का बेहतर प्रयोग। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो बारूद का प्रयोग भारत में आरंभ होना स्टार्ट हो गया था वो 14वीं सदी में था। तो इसी का सहारा लेते हुए तोप खानों का प्रभावी उपयोग किया और युद्ध में विजय प्राप्त की और मुगल वंश को स्टेब्लिश कर दिया भारत में। अब इसके आगे आता है हुमायूं, हमारा दूसरा शासक हुमायूं। इसने दो युद्ध किए हैं 1539 1540 में। ये था चौसा का युद्ध, दूसरा कन्नौज का। दोनों एक ही व्यक्ति से हुआ है जिसका नाम था शेर शाह सूरी। इन युद्धों में इसे पराजय प्राप्त हुई और ये भारत को छोड़कर ईरान की ओर क्या करता है, प्रस्थान कर जाता है, भाग जाता है।
लेकिन जब शेरशाह की मृत्यु जाती है तो ये वापस आता है 1555 में, और जो सूरी वंश का शेरशाह सूरी का जो उत्तराधिकारी था उसे पराजित करके फिर से भारतीय साम्राज्य पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है, लेकिन अगले साल ही उसकी मृत्यु जाती है। अब हम अगले शासक के बारे में देखेंगे, अकबर। यह 13 साल की छोटी आयु में ही भारत का सम्राट बना दिया जाता है। तो इसके जो सैन्य अभियान है वो हम 3 कालखंड में बांटते हैं। पहला 56 से लेकर 75 तक, 56 से लेकर 70 तक, फिर 70 से 85 और 85 से 1605। तो इस दौरान ये छोटी आयु में था, तो इसका एक संरक्षक था बैरम खां। तो इसी के नियंत्रण में, इसी के संरक्षण में इसने जो युद्ध जिन जिन क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया है वो है चित्तौड़ और रणथंभौर, और उजिबेगों पर इसने अपना नियंत्रण स्थापित किया है। दूसरा ये काल है कालखंड 70 से 85 का, इसमें इसने विजय प्राप्त किया गुजरात, बंगाल, गाल, बिहार और उड़ीसा। अब जो इसका आखिरी चरण है, इस चरण में इसने दक्कन के क्षेत्रों पर और उत्तर की पश्चिमी क्षेत्रों पर सैन्य अध्ययन किया है। तो हम यहाँ इसके सैन्य अध्ययन को 3 कालखंड में देखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो मुगलों की उत्तराधिकार की परंपराएं थी, किस प्रकार से मुगल अपना सत्ता का हस्तांतरण अपने उत्तराधिकारियों को करते थे, वो हम देखते हैं। तो हम भारत में, हमारे यहाँ परंपरा में एक चली आ रही व्यवस्था है जिसके द्वारा सत्ता का हस्तांतरण किया जाता था सम्राट के द्वारा अपने उत्तराधिकारियों को। तो वो जो नियम था ज्येष्ठाधिकार का नियम, यानी राजा का जो सबसे बड़ा पुत्र ज्येष्ठ पुत्र होता था वही सम्राट बनता था। लेकिन हमें मुगल काल में यहाँ एक अलग परंपरा को से हमारा परिचय होता है, सहदायद परंपरा। इस परंपरा में जो सम्राट का जितने भी पुत्र होते थे उनके बीच उनका पूरा साम्राज्य को बांट दिया जाता था, यानी इक्वल शेयर, बराबरी का शेयर बांट दिया जाता उनके पुत्रों के बीच में। ठीक है, हम यहाँ देखते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र था, बड़ा पुत्र है, वो बनता है सम्राट और वही शासन का संचालन करता है। लेकिन यहाँ पर है साम्राज्य को बराबर भागों में उनके पुत्रों के बीच में बांट दिया जाता है। तो ये हम ये देख लेते हैं कौन सा है, सहदायद परंपरा। ये हम हाईलाइट कर देते हैं इसे, इस परंपरा के बारे में ध्यान रखते हुए। अब हमारा अगला है कि मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध कैसे थे। अन्य शासक, तो आरंभ काल में, शुरुआती समय में जब मुगल अपने शासन के स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे थे तो उन्हें अनेक लोगों से युद्ध करना पड़ा। लेकिन बाद में जब वे शक्तिशाली हो गए तो बहुत से लोगों ने स्वैच्छिक रूप से उनकी सर्वोच्चता वो है अपना ली। तो इसी क्रम में हमें दिखाई पड़ते हैं राजपूत शासक। तो कुछ राजपूत शासक थे जिन्होंने इसके साथ में अपने संबंध स्थापित कर लिए, वैवाहिक और पद प्रतिष्ठा प्राप्त की। तो ये इसका एक अच्छा रूल था, जिसके एक अच्छी नीति थी, जिसके द्वारा इसने कुछ राजपूत शासकों के द्वारा वैवाहिक संबंध स्थापित करके उनसे मित्रता बनाई और उनका सहयोग प्राप्त किया। तो कुछ और शासक थे राजपूत शासक जो लगातार इसका विरोध करते जा रहे थे, जो हार नहीं मानते थे और संघर्ष करते थे। उसी में एक आता है मेवाड़ का सिसोदिया राजपूत। अब अकबर ने इसे युद्ध में पराजित करके, लेकिन इसके साथ में क्या किया, पराजय करने के बाद में बंदी की न बना के इसके साथ सम्मानजनक संबंध स्थापित किया। इसके जो क्षेत्र थे उस पर नियंत्रण नहीं किया, बल्कि इसे वतन जागीर के रूप में लौटा दिया और कहा कि आप हमारे प्रतिनिधि बनकर उस क्षेत्र पर शासन स्थापित करो और एक सम्मान दिया। इस प्रकार से एक
राजपूत नीति विकसित की और एक सूक्ष्म संतुलन स्थापित किया। तो हम आगे देखते हैं कि आगे जो औरंगजेब है उसके शासनकाल में ये राजपूत नीति है वो डामाडोल हो जाती है, वो इस पर कंट्रोल नहीं रख पाता, नियंत्रण नहीं रख पाता। इसी कारण से उसे अनेक राजपूत शासकों का विद्रोह का सामना करना पड़ता है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है मनसबदार और जागीरदार। मनसबदार और जागीरदार। मनसबदार जैसे आज हम नौकरशाही पद प्रयोग में लाते हैं तो ये मनसबदार पद का प्रयोग होता है नौकरशाही के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि मुगल साम्राज्य धीरे धीरे क्या हुआ, विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ता चला गया, उनका नियंत्रण स्थापित होता चला गया। तो उसके क्षेत्र में अब अलग अलग समुदाय के क्षेत्र शामिल हो गए। अब इनको संतुष्ट रखना था ताकि वो एक स्थायी शासन संचालित कर सके। तो अब इसने क्या किया, अलग अलग समुदाय के लोगों को मनसबदार बनाना स्टार्ट कर दिया, प्रशासन में शामिल करना स्टार्ट कर दिया। इसी क्रम में इसने जो पहले इसके शासन काल में तो मेजोरिटी थी, बहुलता थी, वो तुर्की की थी, लेकिन अब इन लोग इसने संतुलन स्थापित किया ताकि किसी एक समूह का उसके प्रशासन में दबदबा न कायम रहे। अब इसने राजपूतों को, अफगानों को, मराठों को, भारतीय मुसलमानों को, ईरानियों को, इन सबों से मिलाकर एक संतुलित प्रशासन का निर्माण करता है ये। अब मनसबदार है ये पद हमें बताता है सरकारी प्रतिष्ठा के बारे में, सरकारी पद के बारे में कि ये एक प्रकार की उपाधि है। तो इसके अंतर्गत मनसबदारों की इसने क्या की, एक श्रेणी बनाई, श्रेणी व्यवस्था का उद्भव किया। इसके अंतर्गत जैसा कि आज हम देखते हैं हमारे प्रशासनिक व्यवस्था में कोई डीएम होता है, कोई एसडीएम होता है, बीडीओ होता है, यानी इनका पद है वो अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार बटा हुआ होता है। एक बड़ा खंड है जिला, उस पर डीएम होता है, छोटा खंड उससे उसका छोटा खंड, इस प्रकार से क्या होते हैं, छोटे छोटे कर्मचारी बढ़ते चले जाते हैं क्षेत्र के आधार पर। तो उसी के अनुसार उन्हें पावर भी मिलती है। तो यही चीज हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जात के आधार पर मनसबदारों को जो उनका महत्ता था वो स्थापित किया गया। तो इस जात के आधार पर उन्हें पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व दिया गया। यानी जिसके जहां पास में ज्यादा पद वो उतना ही शक्तिशाली, उसकी राज दरबार में है उतनी ही प्रतिष्ठा होती थी, उसे उतना ही बड़ा पद दिया जाता, उसे अधिक वेतन दिया जाता और उसे ही अधिक सैन्य उत्तरदायित्व दिया जाता था। अब सैन्य उत्तरदायित्व जिसको दिया जाता, अब उसके अनुसार वो पहले सेना, पैदल सेना रखता, दूसरा घुड़सवार रखता था। अब इसे वेतन प्राप्त करना था तो इसे क्या क्या करना पड़ता वो हमें देख लेते हैं हम। सवारों का निरीक्षण करवाना पड़ता था, दूसरा सैनिकों का पंजीकरण, तीसरा घोड़ों को दगवाना पड़ता था। ये पूरी प्रक्रिया थी वेतन प्राप्त करने की। क्या प्रक्रिया थी? वेतन को प्राप्त करने की ये पूरी प्रक्रिया थी। पहला सवारों का निरीक्षण करवाना है आपको, सैनिकों को पंजीकृत करवाना है और घोड़ों को दगवाना है, उसके बाद आप वेतन प्राप्त करने के लिए योग्य हैं, अर्हत है। अब वेतन किस फॉर्म में दिया जाता वो हम देखते हैं। ये वेतन नगद में नहीं दिया जाता था, नगद में नहीं दिया जाता। तो फिर कैसे दिया जाता? ये दिया जाता था जागीर के रूप में, यानी आपको एक क्षेत्र दिया जाता, एक भूमि का बड़ा सा क्षेत्र दिया जाता कि ये क्षेत्र है, इससे आपको राजस्व वसूल करना है और अपने वेतन को पूर्ति करनी है। यानी एक बड़ी सी जागीर दी जाती, बड़ा सा क्षेत्र दिया जाता
अब हम ऐसा ही व्यवस्था हम लोगों ने पीछे के लेक्चर में देखा था, जहाँ हमने देखा था एकता व्यवस्था के बारे में, कि वहां भी प्रशासनिक अधिकारी थे, उनको एक एकता दे दिया जाता, क्षेत्र दिया जाता था और वहां से वो राजस्व इकट्ठा करते थे। लेकिन जो डिफरेंस जागीर और एकता में, वो हम देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंस है। हम लोगों ने वहां देखा था कि कानून व्यवस्था, इसका संचालन इक्तादार या मुक्ति कर रहे थे, वो उसी क्षेत्र में रहते भी थे, वहां न्याय करते, वहां कर इकट्ठा करते थे। लेकिन जागीरदारों के साथ ये चीज नहीं थी। इनको एक क्षेत्र दिया जाता था, इन्हें उस क्षेत्र में रहना नहीं होता था, ये उस क्षेत्र का राजस्व नौकरों के द्वारा वसूलवाते थे। और दूसरा, ये उस समय किसी राज्य के किसी भाग में सेवारत रहते थे, यानी किसी क्षेत्र में अलग सेवा देते रहते थे और उन्हें जो राजस्व है वो नौकरों के द्वारा इकट्ठा कर भेज दिया जाता, जिससे वो अपने सैन्य उत्तरदायित्व की पूर्ति किया करते थे। तो ये हमें डिफरेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब अकबर के दौरान ये व्यवस्था है बढ़िया संचालित होती चली गई। अकबर इसका निरीक्षण करवाता, सर्वेक्षण करवाता, उसके बाद ये जागीरदार जागीर का बंटवारा करता था, यानी ये इस काल तक बढ़िया से चलती रही। समस्या हमें देखने मिलती है औरंगजेब के काल में। औरंगजेब ने बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब ऐसे में अलग अलग क्षेत्र के समुदायों को इसे तुष्ट करना था, संतुष्ट करना था, तो इसके पास में जो जागीरदार थे वो बढ़ गए, इन्हें जागीर चाहिए थी, उनकी संख्या बढ़ गई। लेकिन जो जागीर थी वो संख्या कम ही रह गई, सीमित ही थी। तो ऐसे में इसके सामने अभूतपूर्व संकट उत्पन्न हुआ। तब एक एक जागीरदार को जागीर प्राप्त करने के लिए लंबा समय वेट करना पड़ता था। तो ऐसे में यहाँ पर भ्रष्टाचार, दरबारी षड्यंत्र होने लगा कि हमें अब ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, जागीर, अच्छी सी जागीर हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि जो वेतन है, ये अकबर के काल में वेतन और राजस्व ये दोनों में सामंजस्य दिखता था। जितना वेतन होता था वो राजस्व से काम चल जाता, लेकिन यहाँ पर राजस्व था वो वेतन की अपेक्षा काफी कम होने लगा था। तो ये अच्छा जागीर प्राप्त करने के चक्कर में प्रतिस्पर्धा होने लगी, षड्यंत्र होने लगा, और इस प्रकार से यही व्यवस्था, इसके पतन का कारण भी मुगल साम्राज्य का बनता है कि जागीरदार है वो क्षेत्र से अधिक राजस्व वसूलने लगे, किसानों को शोषण करने लगे, और किसान थे वो उत्पीड़न का शिकार होता है। इसी कारण से अनेक विद्रोह भी सामने आते हैं औरंगजेब के शासनकाल में। अब अगला टॉपिक है जब्त और जमींदार। जब्त और जमींदार, तो जैसा कि हम पारंपरिक रूप से देखते आ रहे हैं कि जितने भी साम्राज्य, जितने भी शासन आए, उनके जो आय का मुख्य स्रोत है वो क्या है, वह है भू राजस्व। तो इसी चीज की हमें निरंतरता यहां भी मिलती है। जो साम्राज्य है उसके जो आय का प्रमुख स्रोत है वो है भू राजस्व। तब इसकी वसूली कैसे की जाती? वसूली करने के लिए जैसे ग्राम है, गांव का छोटा क्षेत्र है, तो यहाँ पर एक व्यक्ति मुखिया, जैसे गांव में मुखिया रहते हैं, उनको ये दायित्व दिया जाता था कि आप गांव से राजस्व इकट्ठा करो और प्रशासन को, साम्राज्य को लौट दो। और दूसरा, बड़े बड़े सरदार नियुक्त किए जाते थे। इन सरदारों का दायित्व भी होता था कि वो क्या करें, बड़े क्षेत्र से राजस्व को इकट्ठा करे और पहुंचाए साम्राज्य के पास में। लेकिन मुगल इन दोनों को जो संबोधन करते थे वो जमींदार के नाम से, यानी इन्हें भी जमींदार कहते और इन्हें भी जमींदार कहते थे। यानी दोनों के बीच में आपको कोई डिफरेंशिएशन नहीं दिखने को मिल रहा है, डिफरेंस नहीं देखने को प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ अकबर के काल में राजस्व मंत्री टोडरमल एक नई राजस्व व्यवस्था के साथ सामने आता है, जिसका नाम है जब्ती व्यवस्था और जब्त व्यवस्था। अब इसके अंतर्गत ये 10 साल का क्या, 10 साल की एक जो
जो काल है 10 साल का एक पीरियड है, उसका ये बारीकी से उसका निरीक्षण करता है। किन किन चीजों का, पैदावार का, कीमतों का, कृषि भूमि का, इनका सर्वेक्षण करता है। इसके बाद में ये एक नई राजस्व व्यवस्था का उद्घाटन करता है और प्रत्येक फसल पर नगद कर आरोपित करता है। यानी हर फसल के लिए एक अलग अलग कर व्यवस्था। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले ये प्रांत है, सूबे हैं, उनको क्या करता है, छोटे छोटे राजस्व मंडल में बांटता है। राजस्व मंडल में, और प्रत्येक राजस्व मंडल के लिए एक अलग सूची, ये अलग सूची रहती थी इसकी कर की और राजस्व की। यानी कोई राजस्व मंडल ऐसा होता होगा कि वहां उपज ज्यादा होती होगी, वहां अलग अलग फसल होते होंगे, तो उसके लिए एक अलग सूची जिनमें फसलों की अलग अलग दरें निर्धारित होती थी, और दूसरे राजस्व मंडल के लिए वो डिफरेंट हुआ करती थी। अब ये क्षेत्र, जो ये व्यवस्था है राजस्व व्यवस्था, वो किन क्षेत्रों में लागू होगी? तो वैसे क्षेत्रों में लागू होती थी जहां मुगल प्रशासनिक अधिकारी पहुंच सके, यानी उनका निरीक्षण कर सके कि यह व्यवस्था ठीक से संचालित हो रही है कि नहीं, जो कर निर्धारित किए गए हैं उनकी वसूली उसी प्रकार से हो रही है कि नहीं, जो लोग हैं, किसान हैं, उनका शोषण तो नहीं हो रहा। तो ये उन्हीं क्षेत्रों में होती थी जहां मुगल प्रशासनिक अधिकारी पहुंच पाते थे। तो दो क्षेत्र हैं, गुजरात और बंगाल। ये क्षेत्र इसके नियंत्रण में सही से नहीं था, तो ऐसे में ये व्यवस्था यहाँ लागू नहीं थी। अब कुछ जमींदार थे, यदि किसी प्रकार का उन्हें शोषण का सामना करना पड़ता मुगल अधिकारियों के द्वारा, तो वो क्या करते थे, किसानों के साथ एक गठजोड़ बनाकर मुगल शासन के विरुद्ध विद्रोह भी कर दिया करते थे। तो ऐसे में अनेक किसान विद्रोह भी देखने को सामने आते हैं। और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है अकबरनामा और आईने अकबरी। आईने अकबरी। अकबर ने अपने दरबारी, अपने मित्र अबुल फजल को कहा कि आप क्या करो, मेरा इतिहास लिखो, मेरा जो शासन काल है उसकी घटनाओं का वर्णन करो। तब उसने, अबुल फजल ने तब जो अकबर है उसका इतिहास लिखा है, जिसका नाम दिया है अकबरनामा। अब ये अकबरनामा आपको 3 खंडों में या 3 जिल्दों में दिखाई पड़ती है। तो पहला जिल्द है, इसमें इसने चर्चा की है अकबर के पूर्वजों के बयानों की, उनके शासनकाल की, उनके बारे में। दूसरा, अकबर का जो शासन है उसके शासनकाल में जो घटनाएं घटित हुई हैं बड़ी बड़ी, उनकी चर्चा है। और जो तीसरा जिल्द है, इसका नाम दिया है इसने आईने अकबरी। अब ये जो कालखंड है वो काफी महत्वपूर्ण है, इसमें इसका चर्चा है इसने की है अकबर के प्रशासन की, घराने की, राजस्व की, इस काल में कौन कौन से फसलें हो रही हैं। यानी आप जो अकबर के शासन है उसकी जो सूक्ष्म निरीक्षण देखते हो वो आपको यहीं से प्राप्त होती है, आईने अकबरी से। अब हम अकबर की नीतियां के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी चर्चा हमें मिलती है अकबरनामा के आईने अकबरी में। तो जो प्रशासन था अकबर का, इसकी विशेषताएं और जो अभिलक्षण मुख्य थे उसका निर्धारण करता स्वयं अकबर था। इसने जो अकबर प्रशासन का ढांचा था वो तैयार किया था स्वयं। इसके अंतर्गत इसने पूरे साम्राज्य को प्रांत में या सूबे में बांटा। अब इस सूबे का जो मुखिया होता था उसे कहा गया सूबेदार। अब सूबेदार किन किन कार्यों का निर्वहन करता था वो हम देखते हैं।
तो राजनैतिक, प्रशासनिक, सैन्य उत्तरदायित्व, ये सब का संचालन स्वयं सूबेदार किया करता था प्रांत में, सूबा में। दूसरी कि प्रत्येक प्रांत में, ये तो हो गया प्रशासनिक के रूप में, राजनीतिक के रूप में। अब वित्तीय व्यवस्था के लिए एक वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति की, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी साम्राज्य को संचालित करने के लिए एक बेहतर आर्थिक व्यवस्था का होना अत्यंत आवश्यक है। तो एक अलग वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति की, जिसे हम कहते हैं दीवान। अब सूबेदार को हेड बना दिया, जैसा कि हम कहीं भी यहाँ भी देखते हैं कि हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें एक मुख्य सचिव होता है, उसके अंतर्गत एक क्रम होता है अधिकारियों का और वो संचालित करते हैं पूरे प्रांत को। तो इसी प्रकार से सूबेदार था, वो प्रांत का हेड था, मुखिया था, जो पूरे प्रांत का संचालन कर रहा था। अब इसके लिए सहायक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती, सहायक अधिकारी, तो उसका नाम था बख्शी। पहला जो अधिकारी है बख्शी, ये है सैनिक वेतनाधिकारी, यानी सैनिक को जो वेतन देने का कार्य किया करता था वो बख्शी का कार्य था। दूसरा सदर, इसका कार्य था धार्मिक और जितने भी धर्मार्थ गतिविधियां थी इनको संचालित करने का कार्य करता था सदर। बख्शी था सैनिक वेतनाधिकारी, दूसरा सदर, तीसरा फौजदार, ये था सेना नायक, यानी सैनिक का नेतृत्व करता था। और चौथा है कोतवाल, ये था नगर पुलिस अधिकारी। तो इन सबों से मिलाकर एक प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन होता था सूबेदार के अधीन। अब ये तो हो गए प्रशासनिक कार्य। अब धार्मिक कार्य के अंतर्गत इसने जो कार्य किए वो हम देखते हैं। इसके शासनकाल में ये देखता था कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई, इन सब का अलग अलग विचार था, इनकी अलग अलग मान्यताएं थी। समय समय पर इनके जो अनुयायी थे उनके बीच में, इन विचारों के बीच में जो डिफरेंस थे उनको लेकर संघर्ष की स्थिति भी हो जाती थी। तो ऐसे में इसने सभी धर्मों के वास्तविक सत्य को जानने की इच्छा हुई कि आखिर ये संघर्ष का पीछे कारण क्या है, आखिर ये वास्तविक सत्य है क्या, कि धर्म के अलग अलग मान्यताएं हैं, इनका वास्तविक स्वरूप क्या है, ईश्वर का जो वास्तविक स्वरूप है वो क्या है। तो इसी के लिए इसने इबादत खाना की स्थापना की, ताकि क्या हो, यहाँ जो अलग अलग धर्माधिकारी हैं जिसमें उलेमा, पुजारी या पंडित या पादरी, इनका एक वाद विवाद प्रतियोगिता करवाया। एक वाद विवाद या विचार, मतलब यहाँ पर डेली प्रत्येक दिन वाद विवाद और विचार होता था धर्म संबंधित गतिविधियां, धर्म संबंधित विचारों के बारे में लेकर। तो इसे एक तो चीज नजर आई कि सभी जो धर्म श्रेष्ठ थे, धर्म के जो हेड व्यक्ति थे, वो अपने अपने धर्म को लेकर काफी कट्टर थे, धर्मांध थे, यानी वो अपने रीति रिवाज थे उनको लेकर काफी रूढ़ थे, उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन को देखना नहीं चाहते। तो इससे लेकर अब इसको रोष उत्पन्न हुआ। इसके मन में है कि ये सारे जो लोग हैं जिनके द्वारा जो ज्ञान प्रदान किया जा रहा है वह जनता के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष उत्पन्न कर रहा है, उनके बीच में विभेद ला रहा है, उनको विभाजित कर रहा है। तो ये सब इसे एक मौलिक विचार की ओर ले जाते हैं। एक मौलिक विचार अकबर का सामने आता है जिसमें
वो इन सभी भेदभाव को काटता है। इसका नाम है सुलह ए कुल या सर्वत्र शांति की ओर, सर्वत्र शांति की ओर। इसमें इसका कहना था इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म का हो। इसमें सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की भावना रखी जाएगी। जिसके केंद्रीय बिंदु थे वो थे न्याय, सच्चाई और शांति पर बल दिया जाएगा। सच्चाई, शांति और न्याय पर बल, यानी एक नैतिक शास्त्र की तरह ये कार्य करता था। तो इसी के सिद्धांत पर इसने अपने शासन था उसको संचालित किया। बाद के समय में जहांगीर और शाहजहां के द्वारा इन सिद्धांतों को अपनाया गया, उसके द्वारा अपने शासन को संचालित किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य। 17वीं शताब्दी और उसके पश्चात का मुगल साम्राज्य। हमने यहाँ देखा है कि 1526 से स्टार्ट हुआ है और लगभग 100-200 साल तक ये मुगल साम्राज्य सफलतापूर्वक भारतीय उपमहाद्वीप पर अपने शासन को संचालित करता है। तो इसकी जो प्रशासनिक, सैन्य कुशलता, राजनीतिक कुशलता, ये सब मिलकर इस शासन को आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि की ओर ले जाते हैं। यानी जो मुगल साम्राज्य था उसमें व्यापार का जो दर था, व्यापार का स्तर था, काफी विकसित हुआ और ये आर्थिक रूप से संपन्न दिखाई देता है। लेकिन एक जो अचरज की बात है वो हमें देखने को मिलती है, ये इसमें आर्थिक असमानता का स्तर भी काफी व्याप्त था। इसका हम एक साधारण सा उदाहरण लेते हैं शाहजहां के काल का। इसके 8000 मनसबदार में मात्र 445 ऐसे मनसबदार थे जो उच्च पद पर काबिज थे और कुल राजस्व का 61.5% थे, ये कंटेन कर लेते थे। इनकी जो संख्या थी वो 5.6 थी। यानी इनके द्वारा राजस्व पर इतना बड़ा हिस्सा था वो ग्रहण कर लिया जाता था। खुद और उनके सैन्य उत्तरदायित्व के रूप में स्वयं के वेतन और सो सवारों को वेतन देते थे। इनके रूप में ये इतने % राजस्व का उपयोग कर लिया करते थे। तो आपको ये डिफरेंस है वो साफ साफ दिखाई पड़ रही होगी, ये और ये, कि मात्र इसके पास 39% है, लगभग 94% लोगों के पास में, और ये 5% 61% राजस्व का उपभोग कर रहे हैं। दूसरी बात कि किसानों और शिल्पकारों पर करों का बोझ अत्यधिक था। राजस्व वसूली इनसे काफी मात्रा में की जाती थी। ऐसे में इन्हें निर्धनता का सामना करना पड़ा। जो किसान थे वो कृषि के विकास में निवेश नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास जो आय या उनके पास जो उपज थी उनसे वो पेट भरने में ही उनके समाप्त हो जाते थे। पेट भरने में वे व्यस्त रहा करते थे। तो ऐसे में वो कृषि के विकास की ओर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। दूसरा जो एक मुगल काल में हमें दिखाई पड़ता है कि इस काल की जो कुलीन है, कुलीन वर्ग, अभिजात वर्ग या सम्भ्रांत वर्ग, ये समय के साथ धीरे धीरे शक्तिशाली होता चला गया और एक ऐसा समय आया कि इन्होंने स्वयं को स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित कर दिया। तो हम 3 एग्जाम्पल लेते हैं, बंगाल, अवध और हैदराबाद। यहाँ के जो सूबेदार थे, धीरे धीरे जब मुगल केंद्रीकृत साम्राज्य था वो पतन की ओर चलता चला गया, कमजोर होता चला गया, तो इन्होंने स्वयं को मजबूत बनाना जारी रखा और एक समय के पश्चात खुद को स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित कर दिया।
ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।